सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आओ मिलकर सार्थक करें पुरखों के सपने ये आशीर्वचन, जीवन हो स्वस्थ मंगलमय, आयुष्मान भव आयुष्मान भव। आयुष्मान भव में हर बार की तरह आज भी आस्था के फूल में मिलेंगे एक शख्सियत संजय भटनागर से। झरोखे के तहत नीम के कुछ गुण और पिटारे में कुछ मजेदार खबरें। लेकिन सबसे पहले मिर्गी के रोग के बारे में पर्दाफाश किया जाएगा। आदमी हजारों वर्षों से मिर्गी को समझने और जीतने की जुस्तजू रखता आया है। आज से करीबन 8-10 हजार साल पहले नवपाषाण युग में आदमी की सोच ये थी कि मिर्गी सिर में प्रेतात्मा के दाखिल हो जाने की वजह से होती है। इसीलिए उसने जंतर मंतर का सहारा लिया और खोपड़ी में सुराख बनाने की हिम्मत की। ऐसे कई गुफा चित्र मिले हैं या खोपड़ियां भी मिली हैं जिसमें आदमी की इस जुस्तजू की दास्तां मालूम होती है। लेकिन उस युग में ही क्यों, आज भी कई लोग ये मानते हैं कि मिर्गी प्रेतात्मा या प्रेत बाधा की वजह से होती है। की वजह से भी थोड़ा बहुत हो जाती है, थोड़ा बहुत कमजोरियों से हो जाती है, दिमाग के टेंशन से हो जाती है, कमजोरी से हो जाती है बस, और थोड़ी खून के दौड़ा कम हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। इसकी वजह से उसे धूप में थोड़ा चल दिया तो उसे मिर्गी आ जाती है। मिर्गी का दौरा ये तो जूते सुंघाने से हो जाएगा सही, बाकी ये झाड़ फूक है उसमें तो भूत प्रेत का ही है बस। मिर्गी का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है। इसको एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन ब्रेन या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग के भाषा में भी समझाया जा सकता है। यह किसी प्रकार की प्रेतात्मा या किसी प्रकार की परछाई से नहीं होता है, ये एक प्रकार का भ्रम है। एपिलेप्सी एक ब्रेन की बीमारी होती है। ब्रेन में करोड़ों नर्व सेल्स हैं जो कि हमारा मूवमेंट, सेंसेशन, इमोशन, इंटेलिजेंस, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये एक दूसरे को मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू भेजते हैं। कभी कभी ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से दौरा पड़ता है। जब भी ये दौरा बार बार पड़ता है तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। आमतौर पर मिर्गी के साथ लोगों का सामना एक आपातकालीन स्थिति जैसा होता है। जब पहली बार दौरा आता है, दौरे बढ़ जाते हैं या बार बार दौरों की वजह से हॉस्पिटल पहुंचने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि मिर्गी का दौरा पड़ते समय या पड़ने के बाद व्यक्ति का होश बदल जाता है, वह मिर्गी का ताल्लुक मस्तिष्क से है, इसलिए मिर्गी का रोग जुड़ा है कई तरह के डर व रहस्यों से। आइए जानें इसके अलग अलग रूप। मिर्गी विभिन्न प्रकार की होती है। उसमें जो सामान्य मिर्गी जिसको हम लोग जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोलते हैं या आम भाषा में बड़ी मिर्गी कहा जाता है। ग्रैंड माल एपिलेप्सी सबसे आम या बड़ी मिर्गी। हर दौरा करीब 1-1.5 मिनट, दौरा पड़ते ही होश खो देना, 20-30 सेकंड तक शरीर में तनाव, दांत भींचना व आंखें पलटना। इसके बाद मांसपेशियों में झटके, कभी कभी जीभ का कटना या चोट लगना, कपड़ों में मलमूत्र निकल जाना। इसके बाद शरीर ढीला पड़ जाना, नींद या कमजोरी महसूस करना, सर व बदन में दर्द, बाद में दौरे के बारे में जानकारी ना होना। पर यह मिर्गी को तो अक्सर सारी जनता और लोग आसानी से पहचान लेते हैं। पर इसके अलावा जो छोटी मिर्गी जिसको कहा जाता है और जिसको हम लोग अंग्रेजी में टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स बोलते हैं, इसे
छोटी मिर्गी भी कहा जाता है। हर दौरा आधे से 1 मिनट, दौरे के वक्त होश बदल जाना, अजीब सी हरकतें करना, एक ही बात को बार बार कहना या करना, बाद में दौरे के बारे में जानकारी ना होना, ये है पेटिट माल एपिलेप्सी। आमतौर पर बच्चों में 10-15 सेकंड तक आंखें खुली की खुली रहना, सुध-बुध खोना पर बेहोशी नहीं। तो जब तक वो मरीज डॉक्टर को कांटेक्ट ना करें तब तक ये मिर्गी को डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग प्रकार की 15-20 अलग प्रकार की मिर्गी होती हैं, पर उनको वो क्योंकि सामान्य नहीं होती हैं तो उनको डायग्नोस करना तो स्वाभाविक पॉसिबल है, पर उसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट लगते हैं। मेरे को अपनी बीमारी का सबसे पहले पता चला व्हेन आई वाज इन स्कूल डेज, व्हेन आई वाज हार्डली इन फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड। तो तब से ये बीमारी आज चली आ रही है मेरे को। और ये बीमारी पहले मेरे को जब मैं बहुत यंग थी तब तो मेरे को बहुत ही शेयर मेरे को सीजर्स आया करते थे, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम ये सीजर्स मुझे कम हो गए हैं। जब मेरे को ये सीजर्स आते हैं तब मैं टोटली पहले मेरे को गले में चोकिंग होती है, एंड विद द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को फिर थोड़ी सी ब्लैंकनेस हो जाती है, और ब्लैंकनेस जब होती है तब मुझे पता नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं थोड़ा सा बोलती हूँ, जैसे ओ माय गॉड, ओ व्हाट्स हैपनिंग, ऐसे मैं माय गॉड करती रहती हूँ, 1-2 वर्ड्स बोलती हूँ, समथिंग लाइक दैट। एंड कभी कभी मैं अपने हाथ मारती हूँ टेबल के ऊपर। तो और कभी कभी जब ये पहले मेरे को जो सीजर्स आते थे ये कम से कम 1.5 मिनट के लिए आते थे, फिर स्लोली मेरी इम्प्रूवमेंट होने लगी, एंड अब हार्डली 30 सेकंड्स या हार्डली 25-30 सेकंड्स के लिए आते हैं। हर वक्त दिमाग में टेंशन रहती थी, तो एकदम झटके लगे, हाथ भी पैर भी, खड़ी से गिर पड़ी, इसका नहीं पता मुझे क्या हुआ फिर क्या नहीं हुआ। अटैक में इनके लेफ्ट हाथ में काफी तेज एक्शन शुरू हुआ। पहले शुरू में धीरे धीरे हुआ, बहुत स्लो आहिस्ता से चलता था। फिर हम लोगों ने ऐसे पकड़ के गया, डॉक्टर साहब के पास ले गए, उन्होंने बोला ऐसे नहीं होगा। फिर इसका इलाज किया तो बहुत तेज हुआ, उसके बाद सीधा पैर में भी शुरू हो गया, लेफ्ट साइड पूरी पैरालाइज हो गई इससे। ये बीमारी सब इसे मिर्गी टाइप में कहते हैं, दौरा कह देते हैं, जैसे कि उस टाइप का है ये। और इसमें सिर्फ यही है कि इंसान को कुछ मालूम नहीं होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मिर्गी की शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है। फूलों जैसे नाजुक बच्चों में भी ऐसा पाया गया है कि 3 मास से 5 वर्ष की उम्र तक बच्चों में तेज बुखार मिर्गी का सबसे बड़ा कारण है। करीबन 3 से 5% बच्चे अपने बचपन में इस तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये ठीक होती जाती है। कुछ लोगों में या बच्चों में मिर्गी होने का कोई खास कारण नहीं पाया जाता, जिसे इडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं, लेकिन बाकी केसेस में कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से मिर्गी होती है, और जैसे जैसे वो बीमारी ठीक होती है तो मिर्गी के दौरे पड़ने भी बंद हो जाते हैं। ये है बच्चों में मिर्गी के कुछ मुख्य कारण: बुखार, जन्मजात बीमारियां, मस्तिष्क की असामान्यताएं, रासायनिक असामान्यताएं, मस्तिष्क की तपेदिक, मस्तिष्क ज्वर यानी एन्केफेलाइटिस, मस्तिष्क की झिल्ली की सूजन यानी मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया, सिर की चोट, टेटनस इत्यादि। वयस्कों में मिर्गी के कुछ मुख्य कारण: बच्चों में पाए जाने वाले सभी कारण, मस्तिष्क का ट्यूमर, शराब व दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन, दिमाग की धमनी का फटना इत्यादि। मिर्गी के हर मामले में डॉक्टरी परीक्षण निहायत जरूरी है। जरूरत समझने पर डॉक्टर कुछ खास जांच परीक्षण कराने की सलाह दे सकते हैं, जिनमें जरूरी है खून की जांच व एक्सरे। इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी यानी ईईजी से मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों की जानकारी हासिल की जा सकती है। इससे ये पता लग सकता है कि मस्तिष्क के किसी खास हिस्से से
ये असामान्य तरंगें उठ रही हैं या पूरे मस्तिष्क से। साथ ही साथ इलाज के असर का भी कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। सीटी स्कैन और एमआरआई से मस्तिष्क की हर कोण से हूबहू तस्वीरें ली जा सकती हैं। सांस और उसके साथ जीवन देती हुई ऑक्सीजन, जिसके बारे में हम रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते भी नहीं, लेकिन दौरे के समय मरीज को जिसकी सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही बार में साथ ही साथ मरीज को कई दौरे पड़ते हैं। इन्हें स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। ये जानलेवा भी हो सकते हैं और इस समय जरूरत होती है मरीज को जल्द से जल्द डॉक्टरी सलाह और मदद की। देखने में जब एपिलेप्सी के मरीज को दौरा पड़ता है तो काफी भयानक लगता है, लेकिन मरीज को अपने आप कुछ पता नहीं चलता है। सबसे जरूरी चीज है कि उस दौरान में आसपास वाले सब लोगों को शांत रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मरीज को उस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि दौरे के डिटेल्स शायद डॉक्टर कभी खुद नहीं देख पाते हैं और वो आप जिन्होंने दौरे को देखा है उसी से उनको उनके डिटेल्स मिलते हैं, जो कि ट्रीटमेंट में काफी मदद करता है। और मुंह से अगर झाग निकल रहा हो तो साइड में लटाने से वो झाग अंदर न जाके बाहर निकल जाता है। और उस समय थोड़ा इंतजार करें, जैसे ही मिर्गी का दौरा बंद हो तो मरीज के कपड़े ढीले करके उसको थोड़ी सी खुली हवा और मिले तो अच्छा है। अगर मिर्गी का दौरा फिर से रिपीट होता है तो लोकल डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और 2 से ज्यादा दौरे हैं तो मरीज को अस्पताल ले जाना पड़ता है। उसके अलावा पेशेंट को आसपास कोई चीजों से टकराने या उससे बचाना चाहिए, या बिस्तरे पे या जमीन पे आराम से लिटा दें, फर्नीचर वगैरह पास से हटा दें और उनको एक साइड पे टर्न कर दें, सर थोड़ा नीचे कर दें, क्योंकि कई बार दौरे के बाद उल्टी आने की संभावना रहती है और अगर वो सांस की नली में चली है तो मुश्किल आ सकती है। और चम्मच या किसी और वस्तु को बीच में डालने से दांत का टूट के फेफड़े में जाने का डर होता है, तो इस प्रकार, और दूसरा मरीज को ब्लीडिंग भी होने का डर होता है, तो इस प्रकार की कोई भी चीज करना खतरनाक होता है। जब तक मरीज को पूरा होश ना आ जाए तब तक उसको मुंह में कुछ पानी या खाने की चीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो भी सांस की नली में जाने का डर रहता है। किसी भी प्रकार की चीज को हाथ पे या पैरों पे रगड़ने से किसी प्रकार का ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है। मिर्गी नॉर्मली 1 मिनट या कुछ समय में अपने आप ही बंद हो जाती है, तो इस प्रकार का वो संदेशा मिलता है कि शायद उससे फर्क पड़ा है, पर ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एक दौरे के बाद तो अक्सर हम कोई दवाई शुरू नहीं करते हैं अगर जांच में हमें कोई खराबी नहीं मिलती है। जिन लोगों को दौरे बहुत ही देर बाद पड़ते हैं, इनफ्रिक्वेंटली पड़ते हैं, जैसे 5 साल में 10 साल में एक दौरा पड़ता है, तो उनको भी अक्सर इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि इलाज का मकसद तो है कि दौरे को रोकना, और अगर दौरा इतना ही इनफ्रिक्वेंट है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा दवाई देने की जरूरत नहीं है। अक्सर 60 से 70% मरीज जो कि दवा नियमित रूप से लेते हैं और पूरा कोर्स करते हैं, उनके दौरे बंद हो जाते हैं, पर बाकी 20 या 30% मरीजों में या तो दवा बंद करते साथ ही दौरे पड़ते हैं, या दवा चलने के बावजूद कुछ दौरे पड़ते रहते हैं, और कुछ 5% केसेस में कितनी भी दवाइयां दे दी जाएं, मिर्गी के दौरे काबू में नहीं आते, पर वो अक्सर ऐसा ये कम होता है। मेरे में इम्प्रूवमेंट आने से मैं आगे मैंने काम भी कर रही हूँ फ्रॉम द पास्ट 1.5 ईयर, और साइड बाय साइड मैं MBA भी कर रही हूँ, और इससे तो मेरे को बहुत ही अच्छी चेंज लगती है, और मेरी जो सर्कल है उसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है। मिर्गी के ज्यादातर मरीज सामान्य ढंग से जिंदगी जी सकते हैं। बच्चे स्कूल जा सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, बड़े कामकाज कर सकते हैं, मगर कुछ पाबंदियां जरूरी होती हैं। गाड़ी चलाना, मशीन पर काम करना, आग के नजदीक काम करना, पानी में जाना या तैरना, ये सब खतरनाक साबित हो सकते हैं। कुछ छोटी छोटी सावधानियां बरतने से दोबारा दौरे उठने की संभावना घटाई जा सकती है। रोजाना ठीक समय से सोना और पूरी नींद लेना,
समय से भोजन करना व व्रत उपवास से बचना, मानसिक तनाव व शारीरिक थकान से खुद को बचाए रखना, दवा को बिना नागा व सही ढंग से लेना, तंबाकू, शराब या अन्य नशीले पदार्थों से बिल्कुल दूर रहना। मिर्गी पीड़ित व्यक्ति वयस्क होने पर सामान्य वैवाहिक जीवन जी सकते हैं। मिर्गी का रोग भी और कई रोगों जैसा है जिसका इलाज संभव है। जरूरत है इसके जल्द पता लगने की और उसके बाद सही तथा पूरे इलाज की। अगर परिवार और समाज के लोग मदद करें तो मिर्गी का मरीज भी बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकता है। आइए आस्था के फूल में मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने 8 साल की छोटी सी उम्र में अपने पैरों की ताकत गंवा दी। बैसाखियां के सहारे स्कूल गया और बाद में व्हीलचेयर उसकी टांगे बन गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ता गया, लिखता गया और फिर आईएएस की परीक्षा पास की। यही संजय भटनागर आज अपने घर परिवार में ही नहीं लेकिन पूरे समाज में मुस्कुराहट के फूल बिखेर रहे हैं। मैं एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक डिजीज से पीड़ित हूँ। इसमें इस डिजीज में जो मसल्स हैं बॉडी की, जैसे नॉर्मल केस में होता है कि वो बढ़ती हैं जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, इस केस में मसल्स वेस्ट होती जाती हैं एंड धीरे धीरे आप अपने मूवमेंट के ऊपर आपका कंट्रोल जाता रहता है और आप क्या कहूँ कि जो नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं आपकी खत्म हो जाती हैं। जैसे मेरे केस में अब मैं चल नहीं सकता, हाथ उठाने में भी दिक्कत होगी और जो बाकी और कोई मूवमेंट जो हर आदमी के लिए बड़ी नॉर्मल होती हैं वो मेरे लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो मूवमेंट्स करने में। जब डॉक्टर्स को दिखाया गया सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि इसके लिए इलाज तो कोई नहीं है और ना कोई दवा है। सबसे इम्पोर्टेंट दवा अगर कुछ है तो वो ये कि आप जितनी भी एक्टिविटी अपनी बनाए रख सकते हैं वो बनाए रखें और जितनी देर तक आप अपने पैरों पर रहेंगे उतनी देर तक इस बीमारी का प्रकोप जो है वो कम रहेगा। जब मैं छोटा था तब जब ये लगना शुरू हुआ कि मैं दौड़ नहीं सकता और मैं मतलब अगर रेस होगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो मुझे फिर ये लगा कि अगर एक रेस है जिसके अंदर मैं पीछे नहीं रहूंगा और वो है पढ़ाई की दौड़। और मतलब सेकंड क्लास से ही मैं पहली बार फर्स्ट आया और फिर उसके बाद एक सिलसिला बना रहा कि मैं पहली 5 पोजीशन में तो रहा ही। एक एग्जाम की सीरीज देनी शुरू करी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो कई दिए। पहला एग्जाम जिसमें मैं आरबीआई का दिया और एसएससी का दिया, यूपीएससी का दिया, तो लोकसभा सेक्रेटरीट का असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्जाम था वो मैंने दिया। टोटल इंडिया में 7 वैकेंसीज थी एंड उसमें सिर्फ ना मैं सिलेक्ट हुआ वरना उसमें सर्वप्रथम स्थान मेरा रहा। तो वहां से मैंने इस कैरियर की शुरुआत करी और वहां पे 4 साल रहने के बाद मैंने आईएएस का एग्जाम दिया 1985 में और उसी साल मैं पहले अटेम्प्ट में पास होके आई वाज अलॉटेड द इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, द फर्स्ट व्हीलचेयर बाउंड पर्सन इन द कंट्री टू बी सिलेक्टेड फॉर अ ग्रुप ए सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ ओपन मेरिट। और तब से मैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का सदस्य हूँ। लेखन में काफी रुचि रखता हूँ और म्यूजिक में तो खैर पहले से ही रही थी और उसके बाद सर्विस में जो आने के बाद काफी 300-350 करीब के मेरे लेख छप चुके हैं अखबारों में। एक किताब लिखी है ब्रेकिंग फ्री के नाम से और ब्रेकिंग फ्री का मतलब यह है कि जो डिसेबिलिटी जो है उसकी जो बॉन्डेज है, जो आपको लगता है कि जो शैकल्स हैं, जो आपके बेड़ियां जो आपको जकड़ती हैं सोसाइटी की, उनको तोड़ के बाहर निकलने का मतलब ब्रेकिंग फ्री। अभी भी सबसे बड़ी बात जो है कि अगर आप दिमाग के अंदर आपको नहीं लगता कि आप विकलांग हैं तो ऐसी कोई डिजीज नहीं है, ऐसी कोई हालत नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में जिसको यू कैन नॉट सरमाउंट एंड अचीव सक्सेस।
वनस्पतियों में श्रेष्ठ, आयुर्वेद के अनुसार कई बीमारियों को दूर करने वाला, नानी दादी के मुताबिक हर घर का वैद्य नीम भारतीय लोक संस्कृति में सदा से मंगलकारी माना गया है। आप जैसे जानते हैं नीम के तो कई प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल भी हैं और नॉन इंडस्ट्रियल भी हैं। मेरे ख्याल में नीम की दातुन तो एक वेल प्रूवन एप्लीकेशन है नीम की। इसके अलावा आप देखते हैं कि नीम के पत्तों से आप अगर गर्म कपड़े हो या कारपेट्स हो उसकी प्रोटेक्शन होती है। पर ये तो शायद पहले नहीं पता था कि इस पे गर्भ निरोधक प्रॉपर्टी भी होगी, पर हमने सोचा कि अगर वो इतने डिफरेंट कीटाणुओं के खिलाफ काम कर सकता है जो कि एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं और फिर वो एग्रीकल्चर में एज एन इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो शायद वहाँ ऐसी इंग्रेडिएंट्स हों नीम में जो कि स्पर्म के खिलाफ भी इस्तेमाल, यानी उसके खिलाफ भी वो काम करें। तो ये हमने टेस्ट किया और देखा कि नीम में एक कंपाउंड है जो कि आज हमने प्योरीफाई कर लिया है और उसका स्ट्रक्चर हमें मालूम है। वो कंपाउंड काफी पावरफुल स्पर्मेसाइड है, वो स्पर्म्स को मार देता है। तो हमने दो और चीजों का इस्तेमाल किया है अपनी पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन में। एक उनमें से रीठा से निकाली गई है, वो सेपोनिन्स है जो कि प्योरीफाई की गई है रीठे से, और वो भी बड़ी पावरफुल स्पर्मेसाइड्स हैं। उसके अलावा हमने एक नहायत खुशगवार खुशबू वाली चीज, एक एरोमेटिक प्लांट ऑयल इस्तेमाल किया है। इन तीनों चीजों से को मिला के एक हमने पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन बनाई। ये जो पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन है ये दो फॉर्म में तैयार की गई है। एक तो क्रीम है जो कि ये प्रीनियम पॉलीहर्बल क्रीम है। इसका इस्तेमाल तो यानी स्किन पे तो इसको वैसे ही लगाया जा सकता है, और अगर वजाइनल यूज करें तो उसके लिए ये एक एप्लीकेटर साथ दिया जाता है। ये पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन में दो खासियतें हैं। एक तरफ तो ये स्पर्म्स को बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से मार देता है, 20 सेकंड के बीच बीच में 100% किल हो जाता है। इसके अलावा इसकी इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की तासीर ये है कि काफी किस्म के इन्फेक्शंस जो है, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, उनके खिलाफ ये एक्ट करता है। यह बात चटपटी है। जन्मपत्री और हाथ की रेखाएं जानने वाले पंडित हमेशा से आदमी के भविष्य को चांद सितारों से जोड़ते रहे हैं। सच है ना? पर आसमान में चांद सितारों की स्थिति और चांद के घटने बढ़ने का सांस की बीमारी दमा से कोई नाता रिश्ता नहीं है। ये सोच बिल्कुल गलत है कि पूर्णिमा की रोज दमे का जोर बढ़ जाता है। इसकी गुंजाइश उतनी ही है जितनी अमावस, एकादशी, दूज या फिर किसी और दिन। हमें उम्मीद है कि हमारी आप तक चिकित्सा जगत की जानकारी लाने की कोशिशें आप और आपके परिवार के लिए मददगार रही होंगी। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कार्यक्रमों में भी यही जानकारी हम आपको एक रोचक ढंग से पेश कर सकें। तब तक के लिए आइए आप और हम मिलकर एक दूसरे के लिए आयुष्मान भव यानी एक लंबे सुखद जीवन होने की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आओ मिलकर सार्थक करें पुरखों के
सपने ये आशीर्वचन, जीवन हो स्वस्थ मंगलमय, आयुष